सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपकी कृतिका पुस्तक से पाठ नंबर 4 माटी वाली कर रहे थे, तो उसके हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं बेटा। तो उसी पुस्तक से हम पाठ नंबर 3 है जो रीढ़ की हड्डी, उसके बारे में जान पहचान करेंगे। पहले लेखक का परिचय करेंगे। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो लेखक का परिचय बेटा, नाट्य साहित्य के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने वाले नाटककारों में जगदीश चंद्र माथुर का मुख्य स्थान है। तो जो अपने नाटकों के द्वारा यानी जो भी समाज की समस्याएं थी उनको हर एक आदमी तक पहुंचाकर उनको मतलब उनके प्रति जिम्मेवार बनाना उनको, और उनकी समस्याओं से अवगत करवाना, ये माथुर जी का मुख्य स्थान था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के खुर्जा नगर में सन 1917 में हुआ। उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बचपन से ही नाटकों में इनकी रुचि थी, अतः स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहने के कारण इन्हें आगे चलकर यही शौक नाट्य सृजन में परिणित हो गया, यानी आगे चलकर इन्होंने नाट्य साहित्य रचनाएं की हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में कथा वैविध्यगत दृष्टिकोण होता है। नाटकों के प्रति जागृति पैदा करनी। उन्होंने जहां ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, वहीं सामाजिक समस्याओं से जुड़े अनेक एकांकी नाटक भी लिखे जो समाज की समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा नाट्य साहित्य लिखा है। तो उन्हें कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी बहुचर्चित हैं। सन 1978 में इनका स्वर्गवास हो गया बेटा, ठीक है। और इनकी कृतियाँ कौन कौन से? जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख नाट्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। कोणार्क है, दशरथ नंदन है, शारदिया है, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, एकांगी संग्रह है ये, ठीक है। तो बेटा ये इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको लेखक के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूर है, ठीक है, होनी चाहिए। तो इसका जो रीढ़ की हड्डी लेसन है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पाठ का परिचय। स्त्री शिक्षा को लेकर सदैव से समाज दो खेमों में बंटा रहा है। एक स्त्री शिक्षा का पक्षपाती और दूसरा उसका विरोधी है। यानी इस ये पाठ है जो रीढ़ की हड्डी, तो स्त्री शिक्षा के ऊपर आधारित है कि समाज है जो वो हमेशा दो भागों में बंटा हुआ है। एक तो पक्ष होता है स्त्री के शिक्षा के पक्ष में, दूसरा उसके विरोध में। स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेवार रही हैं, क्योंकि वे सदैव ही पशुओं की भांति अपने विरुद्ध होने वाले निर्णय को मूक यानी चुप रहकर स्वीकार करती रही हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में मुख्य पात्र उमा को प्रगतिशील नारी के रूप में प्रस्तुत कर स्त्री शिक्षा के विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उमा एक पात्र है, इसमें स्त्री पात्र है जो एक नारी के रूप में स्त्री शिक्षा के विरोधी होते हैं जो लोग, उनको करारा जवाब देती है वो, ठीक है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता, पुराने विचार, रूढ़िवादी विचार पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षाएं व उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाकर स्त्री शिक्षा को उनके उत्थान के एकमात्र समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये थोड़ा पाठ का परिचय दिया गया है इसके बारे में। तो आगे हम थोड़ा विस्तार से रीड करेंगे, ठीक है। एक दो पैरा ही रीड करेंगे। तो ये यहाँ से रीढ़ की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का एक भावना प्रधान सामाजिक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में वर्तमान युग की विवाह की समस्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कन्या के प्रति पिता को वर पक्ष होता है जो दूल्हे वाले होते हैं के सामने स्वयं को दीनहीन और छोटा मानने को विवश होना पड़ता है। बीए पास सुशिक्षित कन्या को भी मात्र विवाह करने के उद्देश्य से एक साधारण पढ़ी लिखी लड़की के रूप में प्रस्तुत करना पिता की मजबूरी है। प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है, यानी उमा नाम की लड़की जो बीए पास की हुई है, परंतु उनको दूल्हे वालों के जो वर पक्ष की तरफ से ये बताया जाता है कि वो 10वीं पास है, कम पढ़ी लिखी लड़की है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को नहीं स्वीकार करना चाहते थे, ठीक है। तो दकियानुशी परिवार से उमा का उनके पिता द्वारा संबंध जोड़ने का प्रयास, यानी जो पुराने रूढ़िवादिता विचार हैं, ऐसे परिवार के साथ उमा के पिता हैं जो उनका विवाह जोड़ने का प्रयास करते हैं। मध्यवर्गीय दंपति रामस्वरूप और प्रेमा,
ठीक है। ये उसकी लड़की की माता और पिता हैं। अपनी पुत्री उमा का विवाह अपने परिचित वकील कौन है? गोपाल प्रसाद। उसका पुत्र कौन है? शंकर से करना चाहते हैं। शंकर बीएससी करने के बाद लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ दोष है, इसलिए वह सीधा नहीं बैठ सकता। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। उनका कहना है मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। ठीक है, कि सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। हाँ, बहू का सुंदर होना उनके लिए निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बहू का सुंदर होना, पढ़ाई चाहे कम हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही है। ठीक है, कहते जैसे भी हो पर सुंदर लड़के चाहिए। उमा के पिता का लड़के वालों से उमा की पढ़ाई के विषय में झूठ बोलना। उमा की माँ उमा से बार बार पाउडर आदि लगाकर सजने संवरने को कहती है, परंतु उमा उसे पसंद नहीं करती। वह साधारण रूप से मैं गोपाल प्रसाद के सामने आती है। गोपाल प्रसाद उससे बातचीत करके चाल आदि देखकर, संगीत सुनकर तथा पेंटिंग सिलाई आदि की जानकारी लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद हैं जो, ठीक है। परंतु इनाम आदि जीतने के प्रश्न पर उमा मौन हो जाती है, क्योंकि उसके पिता ने लड़की को कम पढ़ा लिखा ही बताया था। उमा की आंखों पर लगे चश्मे से को देखकर पिता पुत्र दोनों चौंक पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद पूछते हैं पढ़ाई बढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? इस पर रामस्वरूप जरा शक पकाकर उत्तर देते हैं, जी वह यानी पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी, तो इसी कारण उसकी आंख भी उसमें चश्मा लगा है, पढ़ाई की वजह से नहीं है। तो उनको अब उनकी पढ़ाई छुपानी पड़ती है। तो बेटा ये इतना लेसन ही आज रीड करेंगे। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से अच्छे से ये लेसन रीड करना है, पाठ रीड करना है, 2-3 बार पढ़ना है। तो थोड़ा लॉन्ग है ये, आराम से एक एक 2-2 पेज पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और जो वर्क आपका रहता है होमवर्क, वो है कि आपका माटी वाली का अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आपने वो करने हैं बेटा। ठीक है, राइट करने हैं और उनको लर्न भी करना है। ओके बेटा।